हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुपर टेट जूनियर प्राइमरी की एक साथ आपकी तैयारी चल रही है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस अब जूनियर के पेपर पर है, जो कि आपका 18 अप्रैल को होने वाला है। आप सभी लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए और आपके 50 अंक के अंतर्गत आने वाला सभी कुछ आपको एक साथ कवर करा रहे हैं। आज की क्लास में आपको भूगोल के एकदम सिलेक्टेड हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। इसके पहले आपको 8 पार्ट्स दिए जा चुके हैं, लिंक नीचे दिया गया है, उन सभी को जरूर अच्छे से देखते रहिएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसी प्रकार से सभी क्लासेस को देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात जब आती है तो हम लोग बात करते हैं नील नदी की। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो कि आपके अफ्रीका में मुख्य रूप से होती है। अफ्रीका की मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। बड़ी नदी का मतलब है जिसमें चौड़ाई अधिक है, जिसका जल घनत्व सर्वाधिक है, वो नदी जो आपकी है अमेजन नदी के रूप में जानी जाती है। ये आपके उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदी है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। जब बात की जाएगी दूसरी सबसे लंबी नदी की, तब भी हम लोग किसका नाम लेंगे? अमेजन का नाम लेंगे। सबसे लंबी नदी नंबर 1 पर आपकी नील नदी है, नंबर दूसरे पर आपकी आती है अमेजन नदी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जब आपसे कही जाएगी तब आपको याद रखना है कि अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, आपको अभी साथ में ही बता दें, सबसे गहरी नदी की बात जब होती है तब आपकी कांगो नदी यहां पर आ जाती है। गहरी नदी यानी कि गहराई जिसकी सर्वाधिक होती है वो आपकी कांगो नदी है, गहराई के मामले में सबसे गहरी नदी। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, दिन व रात की अवधि समान कहां पर होती है? यानी कि दिन और रात बिल्कुल एग्जैक्ट समान जो होते हैं वे किस स्थान पर होते हैं? तो आपको पता होगा, भूमध्य रेखा पर आपके दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा का जब हम दूसरा नाम लेते हैं तो दूसरा नाम क्या होता है? तो इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा कौन सी रेखा होती है? तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी को काटने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं में जो आपकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को समान रूप से काटती है, यानी कि ये जो बीचों बीच की रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी रेखा का दूसरा नाम जो है वो विषुवत रेखा भी है, जो बीचों बीच से काटने वाली रेखा है। तो याद रखिएगा, ये आपकी इस रेखा पर जितने भी देश आते हैं वे सभी उन स्थानों पर जहां से ये रेखा गुजरती है वहां पर दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? अब देखिए और अच्छा क्वेश्चन आ गया। हमने आपको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बता दिया। अब इसी प्रकार से जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सीधे रेखाएं मिलाती हैं, इस प्रकार की रेखा जो होती है इसे हम देशांतर रेखा का नाम देते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा आपकी ऐसी वाली हो गई, देशांतर रेखा जो सीधी रेखा आती है जो कि आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है, उसे हम नाम दे देते हैं देशांतर रेखा का। दोनों में जो अंतर है उसे ध्यान रखिएगा, उसको जरूर समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माउंट एवरेस्ट की को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट क्या है। तो हमारे हिमालय पर्वत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी जो है हमारी, वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय पर्वत की पर्वत चोटी है। इसके अलावा इसे हम जब नेपाल में नाम देते तो नेपाल वाले लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर का मतलब होता है आसमान, माथा का मतलब जो कि उसका सिर चूम रहा हो, यानी कि इतनी ऊंचाई इसकी, इसका नाम सागर माथा रख दिया गया है नेपाल के लोगों ने, और ये माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। आपको इसकी ऊंचाई पता होगी, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो चोलो लुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में। ठीक है दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके, दोनों जगह से अलग अलग नाम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली की पहाड़ी
कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की पहाड़ियों के बारे में आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे पुरानी पर्वत चोटी जो है, सबसे पुरानी पहाड़ियों पर्वतों में जो नाम लिया जाता है वो अरावली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और इन्हीं के अंतर्गत आने वाली जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में आपके गुरु शिखर चोटी है, जो कि अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं और काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब नदियां समुद्र में गिरती हैं, सागर में गिरती हैं, तो वे या तो डेल्टा बनाती हैं या फिर एस्चुअरी बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है आपको पता होगा, जैसे आपकी गंगा नदी हो गई, ये नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ फैल जाती हैं और उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ दलदल टाइप का बन जाता है, ये आपका डेल्टा कहलाता है। लेकिन जब ये नदियां डेल्टा नहीं बना पाती तो ये एस्चुरी में परिवर्तित हो जाती, इन्हें ज्वर नद मुख के रूप में जाना जाता है। यानी कि इनका मुंह जब और अधिक फैल जाता है समुद्र में गिरते टाइम तो इन्हें एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वे नदियां एस्चुरी बनाती हैं समुद्र में गिरते समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, जो कि भारत की ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य सीमा से लगती है? तो दोस्तों, किस राज्य की ऐसी सीमा जो सबसे अधिक राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है? तो आपको पता होगा ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश को, एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, और एक देश यानी कि नेपाल को, इतने जगहों पर टच करती है। 8 आपके राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक आपका देश हो गया, इतने जगहों पर अपनी सीमा को टच करती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदान प्रदान व्यापार इस नदी के माध्यम से होता है। राइन नदी जो कि यूरोप में पड़ती है, यूरोप के अंतर्गत आने वाली राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जब बांग्लादेश पहुंचती है तो उसे वहां पर पद्मा नदी का नाम दे दिया गया। गंगा नदी अपने देश में कहते हैं, वहां इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? पद्मा नदी रख दिया गया। अगला क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है। घनी आबादी का मतलब यहां पर क्या है? जनसंख्या घनत्व, वहां के क्षेत्रफल के अनुसार रहने वाले लोगों की संख्या जो सर्वाधिक है वो बांग्लादेश में है। घनी आबादी का मतलब यही है कि क्षेत्रफल कम है लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो वो आपका बांग्लादेश है। सार्क देशों के अंतर्गत आने वाला, जिन्हें कि दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको अलग से संगठन टॉपिक पढ़ाएंगे, तब ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कौन से संगठन में क्या क्या आता है, कौन कौन से देश हैं, कब स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहां से भी बनेगा। अगला क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नील नदी पर बना हुआ, हमने आपको बताया सबसे लंबी नदी नील नदी है। इस नदी पर बना हुआ बांध आसवान बांध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो ये बांद्रा वर्ली सी लिंक सेतु है, जो कि आपका कहां पर है? ये आपका मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे लंबा समुद्री सेतु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कॉर्डोमोम हिल्स कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए कॉर्डोमोम किसको कहा जाता है। तो कार्डोमोम अगर किसी को पता हो, नहीं पता तो समझ लीजिएगा, इलायची को कहा जाता है। कार्डोमोम जो होता है वो इलायची को कहा जाता है। इसे इलायची की पहाड़ियां, इलायची पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से इलायची के, जो कि केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आने वाला
पर्वत है और ये आपका कार्डामोम हिल्स के रूप में जाना जाता है। इलायची पर्वत भी अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आप लोगों को आंसर करना है केरल। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा, कम से कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी लाइव क्लास हो या वन लाइनर क्वेश्चन हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के कमेंट्स मिले थे, जल्द ही आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी कवर किया जा रहा है। एनसीईआरटी टॉपिक को भी जल्द ही आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी पूरी तैयारी पर फोकस करते रहिएगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी लगातार तैयारी हमारे माध्यम से कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त यानी कि ग्लोब पर जो ये वृत्त टाइप का बनता गोला बनाती है वो कौन सी रेखा बनाती है? तो ये हमारा ग्लोब है, इस पर जो भूमध्य रेखा इस प्रकार से काटती है, पूरे बीचों बीच में काटती हुई जाती है ऐसे। तो ये आपकी सबसे बड़ा वृत्त बनाती है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ दिन रात बराबर होते हैं, गर्मी अधिक पड़ती है, लेकिन ये एरिया कैसा होता है? ये आपका एरिया जो होता है जैव विविधता से भरा हुआ बायोडाइवर्सिटी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व के सबसे गहरे गर्त का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है, ये सबसे गहरा गर्त है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में आता है। पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत आने वाला मेरियाना ट्रेंच जो है ये आपका सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन, बादलों की गति और दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों ने क्वेश्चन शायद पहली बार देखा हो। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप के रूप में जाना जाता है। जो बादलों की दिशा और गति को मापता है उसे नेफोस्कोप के रूप में हैं। अगले क्वेश्चन पर, तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपका वोर्निया द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वोर्निया द्वीप है। चलिए अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम होता है, समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेशर जहां पर समान होता है उन्हें हम समदाब रेखाओं के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखाओं के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लगभग आपको 23-24 क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए हैं, कम से कम समय में क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास पसंद आई हो। और इसके अलावा हमारी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर इन क्लासेस को आप लोग और अच्छे ढंग से देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आपके जल्द ही सुपर टेट जूनियर के लिए नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्लासेस को देखते रहिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है और उस क्लास को भी अच्छे से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में आंसर करना मत भूलिएगा, माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।